वेलकम टू अन अकेडमी, माई सेल्फ उत्कर्ष सिंह। आज सभी हम बात करेंगे व्हाई एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल is the game changer basically in UPSC. UPSC offers you a lot of optional subject. There is a plethora of options to choose from, but there is one particular optional which over the years have maintained the success ratio of over 10%. So ये ऑप्शनल जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी का है, इसके अंदर में क्या फीचर्स हैं, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे. And why as an aspirant it is very important for you to consider this as an optional. Firstly, when you ask anybody, you go to search the random videos on YouTube, और आप किसी से भी पूछोगे, मेंटोर से, किसी टॉपर्स के वीडियो को आप देखते हो, the first question you'll ask which optional to choose, because out of 715 marks that you're having in the mains, the 500 marks are being contributed by optional exclusively, and that is roughly around 30%. Everything else in UPSC is already given to you. The only thing that you need to choose, इकलौता जो आपको यहाँ पर चॉइस रखना है, जो चीज आपको डिसाइड करनी है, वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है. और ऑप्शंस आपके पास कम नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर, कई सारे ऑप्शन है, और हर इंसान के हिसाब से उसका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है या जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, वो ही बेस्ट ऑप्शन को बनाता है. बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया बेसिकली जिसके ऊपर हमें अपने ऑप्शन के सिलेक्शन को पिन पॉइंट करके रखना चाहिए. ठीक है, क्या वो क्राइटेरियाज है? Whenever you are trying to select the optional, I'll advise you to go with a list. Let's have the points. The very first point is the subject interesting for you or not? Optional is like a marriage. It is not a short-term relationship. And you have to be with the subject for an average 6 months or so. Given that anthropology is a shorter optional, दूसरे ऑप्शन अगर आप कंपेयर करते हो, जहां आपके कई बार 6-7 महीने लग जाते हैं, ये थोड़ा छोटा ऑप्शन होता है हमारा, 4 महीने के आसपास का इसका सिलेबस रहता है. ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 4 महीने आप अगर देखोगे जीएस के साथ कंपेयर करते हो तो एक बड़ा टाइम पीरियड है. इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रह पा रहे हो अपने सब्जेक्ट के साथ, जो टॉपिक्स हैं अगर वो थोड़े मोनोटोनस आपको लग रहे हैं, यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, एंड दैट इज नॉट प्रोबेबली समथिंग दैट यू विल वांट टू कंटिन्यू इन द यूपीएससी. तो पहला आप सिलेबस को उठाइए, कुछ डेमो लेक्चर्स, ईच एंड एवरी बडी इन द यूपीएससी फील्ड, जितने भी एंथ्रोपोलॉजी के फैकल्टी हैं, जितने भी लोग हैं, एकेडमिक जो टीचर्स हैं, सब ने यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर कई वीडियो बनाए. आप उनको गो थ्रू कीजिए. कुछ जो बुक सीरीज है उसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरे आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको आप देखिए और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक होने वाला है या फिर नहीं. द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज द ऑप्शनल शॉर्ट एंड स्टैटिक और नॉट. See, UPSC is getting day by day very dynamic in its approach and the questions that are being asked. You need to do a lot of hard work. आपको जो पढ़ाई करनी है उसमें कई सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इस सिलसिले में अगर आपका ऑप्शनल 500 नंबर का ये भी अगर डायनेमिक हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पे लैग करती है. सो यू नीड टू फोकस अपॉन द सब्जेक्ट जिसके अंदर में एक तो डेप्थ भी लिमिटेड है आपकी, और जो आपका कंटेंट है वो भी काफी कंसाइज है. देयर आर डिफरेंट ऑप्शनल जिसकी लेंथ काफी कम होती है, लेकिन वो डेप्थ के अंदर में काफी आगे निकल जाता है. एंथ्रो आपको कंसाइज कैसे चीजों को बताता है? फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद इन ह्यूमैनिटीज डिस्कस और डील्स विद व्हाट वी कॉल एज द थ्योरेटिकल पार्ट. थ्योरीज हैं, थॉट्स हैं, जो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाती हैं. जब आप इन थ्योरीज को पढ़ोगे तो स्कूल ऑफ थॉट है, क्या क्या इसके अंदर में आता है उसका कोई और छोर नहीं है. एट द एकेडमिक लेवल you have to discuss around 12 to 14 different scholars in one single theory. लेकिन यूपीएससी आपके लिए क्या अच्छा कर रहा है कि आपको बता रहा है कि अगर आपको इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी पढ़नी है, so you do not have to go through 10 or 12 different scholars. Rather than you need to focus upon only 3 scholars, Tyler, Morgan and Fraser. That's it. And similarly for the other theories as well. So what it is essentially doing is reducing the depth and the time that you need to spend upon your subject. So what you are gaining, आप उस समय का करोगे क्या जो आप समय यहाँ पर बचाने वाले हो? You'll get time to do more revision, multiple repetitions, ज्यादा आंसर राइटिंग का आपको समय मिलेगा, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक ट्रैक पे कंसोलिडेट कर पाओगे. सो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट हो जाता है. तीसरी चीज मैं आपको यहां पर कहूंगा, जो ट्रेडिशनली बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जिस चीज के प्रति, ये है
ये 3 और 4 ये बहुत ही ट्रेडिशनल पॉइंट रहे। सबसे पहला कि क्या जो ऑप्शनल हम चुनने वाले हैं ये ओवरलैपिंग है कि नहीं। The optional that I'm going to select, is it overlapping with the GS portion or not? Why? Because GS is vast, all right? No matter how much marks you're getting in it, no matter in which portion of the GS you are interested or not, but ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला होता है। तो बच्चा देखता है कि क्या ये हिस्ट्री के साथ ओवरलैप कर रहा है, क्या ये ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल अलग नाम है, और ये जब आप जीएस के सब्जेक्ट को देखते हो तो बिल्कुल भी आपको वर्ड मिलता ही नहीं है, तो आपको लगता है ये तो बिल्कुल बाहर का सब्जेक्ट है। आई विल बी टोटल बिगिनर if I go with this particular subject, but no. Hello students, welcome to Unacademy. Myself Utkarsh Singh, and I'm bringing a comprehensive course on anthropology optional at the old Rajendra Nagar Unacademy campus. If you have already decided to choose anthropology as your optional, आप इसके साथ आगे बढ़ने वाले हो, you must be having a lot of questions in your mind. How to cover this optional subject in the most comprehensive way? We are bringing a course which will include and which will have the features like comprehensive note, test series, 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहाँ पर मेरे थ्रू मिलेगी। क्वेश्चंस के डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको हम करेंगे, और एक टेलीग्राम के ऊपर हमारा जो कम्युनिटी होगी, ग्रुप होगा, उसके थ्रू भी हम यहाँ पर रिविजन और सारी की सारी जो डिस्कशंस हैं, क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व करने लगेंगे। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। You can do the registration. Batches are starting from 2nd of June 2025 at the ORN Center of Unacademy. Welcome to the classes. Thank you. Anthropology आपको ओवरलैपिंग भी अच्छी खासी दिखाता है, और ये सिर्फ हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे, इसको समझने की भी जरूरत है। If you open the GS1 portion, there is a section of the ancient India and archaeology. All right. So in ancient India and archaeological portion, जो आपका इंडस वैली का पोर्शन है, स्टोन एजेस का जो पोर्शन है, एंड इवन टिल द महाजनपदास पीरियड जो आपके पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू कल्चर्स हैं, ये सारे आप यहां पर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर में पढ़ते हैं, पेपर 1 में भी, पेपर 2 के अंदर में भी। सेकेंडली, इन द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन आप नितिन सिंघानिया की किताब को यूजुअली रेफर करते हो। यू ओपन द टेक्स्ट बुक, एनी आर्ट एंड कल्चर रेफरेंस बुक, इसके अंदर में आपको लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन मिलेगा, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया मिलेगा, आपको कई सारे जीआई टैग्स के बारे में आप कई बार पढ़ते हो, उसमें से ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कई बार आपको देखने को मिल रहे होते हैं। भीमबेटका केव से लेकर के आप कई सारे यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट है उनके बारे में पढ़ते हो। कई सारी चीजें जब आप एंथ्रोपोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पर, ये आपको इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में आते हुए देखने को मिलती है। तो यू गेट टू नो मोर विविडली अबाउट दोज थिंग्स। आप सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हो, यू आर गेटिंग क्लोजर टू द थिंग्स कि अच्छा जीआई टैग इसको मिला है, पर एक्चुअली में है क्या, इसका फंक्शन क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। So that will interest you more, and that will enable you to retain more in the examination. Next, अगर आप इवन मॉडर्न इंडिया की तरफ आते हो, तो मॉडर्न इंडिया में आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो या कोई भी किताब आपकी, there is a portion of peasant and tribal uprising. In that portion of peasant and tribal uprising, what you see, संथल मूवमेंट के बारे में आप वहां पर सुनते हो, गोंड्स की आप मूवमेंट के बारे में वहां पर सुनते हो, ठीक है, अलग अलग रिवेलियन, अलग अलग रिवोल्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी पेपर 2 में ट्राइबल वाले सेक्शन के अंदर में कवर की जा रही है। तो दैट इज ऑल्सो ओवरलैपिंग। अगली आप यहां पर अगर बात करोगे, ठीक है ना, साइंस एंड टेक का कई सारे जो पोर्शन है आपका, वो यहां पर आपका कवर हो जाता है। कहां पर होगा ये कवर? इन द पोर्शन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन पेपर 1। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विल इनेबल यू टू गेट मोर अकिन विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, जिसको काफी बच्चे इग्नोर करते हैं, खासकर दोज हु आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। उन्हें बड़ा डर लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम पोर्शन को कैसे करेंगे। तो दिस पोर्शन इज गोइंग टू इनेबल, इट विल मेक यू मोर एफिशिएंट इन स्कोरिंग ग्रेटर मार्क्स इन द पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जीएस1 के अंदर में ही हमें जीएस1 से भी हटना नहीं चाहिए। जीएस1 के अंदर में आप देखोगे जो सोसाइटी वाला पोर्शन, जो इंडियन सोसाइटी को आप यहां पर पढ़ते हो, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, मॉडर्नाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, all these impact you are going to access in the portion of social anthropology, Indian anthropology, both paper 1 paper 2 has elements from Indian society. Various institutions like marriage, family, kinship are being discussed in anthropology optional paper. ये आपको सोसाइटी के पोर्शन में हेल्प करेगा। तो GS1 के अंदर में ही अगर आप देखोगे, कई मर्तबा 30-33% के आसपास जो पोर्शन है आपका, ये आप एंथ्रोपोलॉजी से डायरेक्टली कवर कर सकते हो। एंड दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। व्हाई? बिकॉज आप GS1 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, वहां पर हिस्ट्री भी है, आपके लिए ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी भी है। हिस्ट्री इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 5 डोमेन्स। एंशिएंट भी पढ़ना है आपको, मॉडर्न भी पढ़ना है, वहां पर मिडिवल भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर को अगर अलग से आप ले लो, वर्ल्ड हिस्ट्री है,
इन सबके बावजूद एक इकलौता सब्जेक्ट जिसका वहां पर नाम भी नहीं है, जिक्र भी नहीं है, वो आपको हेल्प कर रहा है टू गेट 30 to 33% ऑफ कवरेज. सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट. सो देयर इज बेसिकली अ मिथ अमंग द स्टूडेंट्स कि एंथ्रोपोलॉजी हमने नाम कभी नहीं सुना है, तो शायद ये हमें यूपीएससी में ओवरलैपिंग नहीं दिला पाएगा. बट डेफिनेटली अगर आप इसके अंदर में जाते हो तो आपको एथिक्स के अंदर में भी हेल्प कर रहा है, ऐसे के अंदर में भी हेल्प कर रहा है, बट दीज आर इनडायरेक्ट हेल्प. आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो आप अपने ऑप्शन में पढ़ रहे हो वो डायरेक्टली आप ट्रांसलेट कर पाओ अपने जीएस के पेपर, या फिर जीएस में जो आप पढ़ रहे हो आप अपने ऑप्शन के अंदर में इंट्रोड्यूस कर पाओ. वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर दी हुई. ऑलराइट, ओवरलैपिंग के बाद एक जो चौथा पॉइंट जिसकी हमने बात की थी, द फोर्थ पॉइंट, सक्सेस रेट के पीछे काफी लोग भाग रहे होते हैं. सक्सेस रेट किस ऑप्शन का कितना है, टॉपर्स किस ऑप्शन से आए. देखिए, इट इज नॉट दैट ऑप्शनल इज गोइंग टू गिव अ टॉपर. एट टाइम्स आप अपने सिलेक्शन करते हो अपने ऑप्शनल का, और आप अपनी काबिलियत के हिसाब से अपने ऑप्शन को आगे खींच के ले जाते हो. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन. एट टाइम्स इट इज अबाउट टेकिंग द डिसीजन एंड देन मेकिंग इट राइट. तो वो चीज आपको कई बार देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी बच्चे आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनका सिलेक्शन होता है अपने अपने ऑप्शन को लेकर के जो उनके सब्जेक्ट रहे हैं एकेडमिक्स के अंदर में. बट हम और आप उस सब्जेक्ट को शायद लेकर के नहीं जा सकते. आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, आपने एमबीबीएस नहीं किया है, आपने इंजीनियरिंग नहीं की है, तो आप उन ऑप्शन को नहीं चुन सकते. तो काफी बार ये बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड एस्पेक्ट होता है यूपीएससी में कि सक्सेस रेट कितना है, टॉपर्स कहां से आया, कितने टॉपर्स आए. बट इवन इफ यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन दैट एस्पेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी इज क्लियरली अ विनर. इट इज क्लियरली अ विनर. अगर आप आंकड़ों की बात करते हो, आई डू नॉट हैव एनी पेन और पेपर और डॉक्यूमेंट्स विथ मी, बट एज फार एज आई कैन रिमेंबर, आप भी एड ऑन कर सकते हो कुछ चीजों को यहाँ पर. 2017 के अंदर अगर आप देखते हो, टॉप 10 के अंदर में जो 4 रैंक थी, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन ने दिया. 2022 में आप आते हो, इन 2022 अगेन 4 out of top 10 rankers were from anthropology option. 2023, 2018 अक्षत जैन से लेकर के लक्ष्मी नागप्पन से लेकर के आप जितने भी नाम देखोगे, they basically are from anthropology option, and it happens to be the only option that in the past 8 to 10 years has successfully been able to maintain a success rate of 9 to 10%, and that is a big deal. Any other option if you pick, or you take the average of rest of the optional, it is somewhere around 5.2%. Even if you see the number of students who are getting into enrolled or choosing this particular optional, वो भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा होता है. तो क्या बात है इस सब्जेक्ट के अंदर में, वो हमने यहाँ पर बताया आपको. ओवरलैपिंग भी है, शॉर्ट है, डेप्थ को काफी ज्यादा लिमिटेड यहाँ पर रखा गया है. और एक जो चीज है जिसके ऊपर कभी बात उतनी ज्यादा नहीं की जाती है, दैट इज प्रोबेबली द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग रिपीटेड. इफ यू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आप अगर उठा करके देखते हो कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, most number of times in let's say we pick up any random unit, if you are having the syllabus, आप कोई भी एक random unit उठा करके देखोगे, चाहे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हो, चाहे सोशल एंथ्रोपोलॉजी की हो, उस यूनिट से अगर आपके पास्ट 10 years में 12 क्वेश्चन आए हैं, लेट्स अज्यूम अ रैंडम फिगर, 12 क्वेश्चन अगर आपको आते हुए देखने को मिले, इन दोज 12 क्वेश्चंस आपके यूजुअली 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुए और आपको कोई अलग से क्वेश्चन बनते हुए नहीं देखने को मिले. एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं, देयर इज अ टेंडेंसी इन यूपीएससी आफ्टर 2019 एंथ्रोपोलॉजी, वो भी आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअली बेस्ड आपको देखने को मिल रहा है, एनालिटिकल देखने को मिल रहा है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी आप पेपर को अगर देखते हो, लास्ट ईयर के पेपर 1 को उठा करके अगर आप देखो, क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, रेपिटेटिव है. और रेपिटेटिव है यानी कि अगर आप पीवाईक्यूज को सही से आप लगा करके जा रहे हो, तो 250 to 75 इज गिवन फॉर यू. वो आपके ऊपर प्लेटर के ऊपर आपके सामने रखा हुआ है. सो इस तरीके से हम यहां पर जब हम पढ़ाई करेंगे अनअकैडमी के अंदर में, हम एंथ्रोपोलॉजी को यहां पर जब लेकर के आगे चलेंगे, तो उन पीवाईक्यूज के ऊपर भी हमारा जो फोकस होगा और उनसे जुड़े जो क्वेश्चंस आज के समय में बन सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो. कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को ले लें. यहां पर is choosing the background subject, whatever you are having in your graduation or post graduation, can I choose that subject as an optional subject? There is no problem, but often it has been seen that the background subject, if they are not part of the core subject that is present in the UPSC list or the UPSC syllabus, तो यहां पर आपकी जो दिक्कत आ रही है precisely,
दैट इज कि एक तो आपको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। मेडिकल साइंस से अगर आप आगे जा रहे हो, इंजीनियरिंग से आप जा रहे हो, रिसोर्सेज की क्वालिटी, रिसोर्सेज की कमी आपको देखने को मिल रही है। सेकेंड, जो गाइडेंस है वो आपको कई बार नहीं मिल पा रही होती है। तो दीज आर टू बिग प्रॉब्लम्स जो कि आपको एंथ्रोपोलॉजी में देखने को नहीं मिलेगी। व्हाई? बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट ये नाम आपके सामने नया आता है, बट जो आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हो वो वही है जो कि आप कई बार बचपन से पढ़ चुके हो। आई ऑफन सी स्टूडेंट्स कमिंग टू मी कि सर एंथ्रोपोलॉजी में मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में सुन रहा हूं। एंड आई आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ओरिजिन, द डिक्लाइन, द फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन और नॉट? बच्चा कहता है कि बिल्कुल पता है सर, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बचपन में, हम जीएस के अंदर में भी इस चीज को पढ़ते हैं। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन दी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पोर्शन। बच्चा कई बार पूछता है, मैं इंक्वायर करता हूं, डू यू नो व्हाट डार्विनिज्म इज ऑल अबाउट, व्हाट लेमार्किज्म इज ऑल अबाउट? डार्विन क्या कह के गए, उनकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी क्या है? बच्चा कहता है डेफिनेटली दिस इज समथिंग आई हैव रेड इन क्लास 10th। यही डार्विनिज्म की थ्योरी आपसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पोर्शन के अंदर में पूछी जाएगी। सो एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक डोमेन के साथ में थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है, और आपको यहां पर कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो ऐसा नहीं लगता है कि इट इज टोटली न्यू, टोटली आपके लिए यहां पर न्यू नहीं रहती। तो जब आप पढ़ाई करो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी पीवाईक्यूज के ऊपर एक कमांड होनी चाहिए, पीवाईक्यूज के ऊपर आपकी एक यहां पर कमांड हो। इफ द सिलेबस इज शॉर्ट एंड स्टैटिक, आप यहां पर क्या कर पा रहे हो, मल्टीपल रिवीजन आप करके चलो। एंड इन द बैचेस दैट वी आर गोइंग टू बिगिन हियर इन दी अनअकैडमी सेंटर्स करोल बाग, हमारा फोकस रहेगा कि हाउ यू हैव टू बेसिकली प्रिसाइसली मेक नोट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इन द लास्ट 3 months। आप प्रीलिम्स दे करके निकल गए, आगे आ गए, और आपके पास लगभग 3 महीने का समय लगभग बचा हुआ। इन 3 महीनों के अंदर में आपके नोट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्टली ऑप्ट फॉर इज कि वो हाईलाइट कर रहे हैं। दे आर गेटिंग हैबिचुएटेड कि एक उनको प्रिंटेड मटेरियल मिला और उस प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर आप वहां पर अंडरलाइन करके चल रहे हो, चीजों को आप रट्टाफिकेशन करने के लिए निकल पड़ते हो, आप सोचते हो कि वो रिटेन हो जाएगा। इन शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके पास वो चीजें थोड़े समय तक रहती है, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड वो चीजें ग्रेजुअली आपके दिमाग से फेड आउट होती जाएगी। तो नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग इन 400 पेजेस और 350 पेजेस, ये एक आर्ट है। ये आपको बैचेस के अंदर में हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं कि आपके 1500 के आसपास पेजेस का जो मटेरियल होगा, और प्रोबेबली मोर अगर आप वैल्यू एडिशंस को भी लेकर के चल रहे हो, उसको कैसे आप प्रोड्यूस करके इस 350 के आसपास में ले आओगे, which will enable you to go through it during the 3 months that you are having between the prelims and the mains। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। फीचर्स की भी हम यहाँ पर, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जरूर मिल जाएगी। एंड आई विल डेफिनेटली वांट यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ द बैचेस दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of June। थैंक यू सो मच।